हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशन विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 002 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपने 1 और 2 अच्छे से देख लिया होगा। और अब हम आज की वीडियो में कवर करने वाले यूनिट 3, जिसके अंदर ये 4 चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे। परफॉर्मेंस एंड कंपेंसेशन मैनेजमेंट, इसमें आप लोग ध्यान रखना इन चारों चैप्टर में से एक क्वेश्चन परफॉर्मेंस अप्रेजल से आता ही आता है एंड एक क्वेश्चन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से आता ही आता है। तो ये दो टॉपिक तो आपको छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। बाकी करियर डेवलपमेंट एंड कंपेंसेशन रिवॉर्ड दोनों को मिला के एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन इस यूनिट से आने ही आने हैं, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यूनिट बहुत अच्छे से कवर करना है। अब इसमें कवर क्या टॉपिक करने हैं वो मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन, ये पूरा जो 6 क्वेश्चन है ये सारे परफॉर्मेंस अप्रेजल पे है, तो उससे आप समझ ही सकते हो परफॉर्मेंस अप्रेजल कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किस तरीके से घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिलेंगे ऐसे वन लाइनर। वो लोग क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चन को मिक्स कर लेंगे, जैसे कि ब्रीफली डिस्कस द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, और उसके बाद डाल देंगे एंड आल्सो एक्सप्लेन द नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। या फिर दे देंगे briefly discuss the meaning and concept of performance appraisal and goal for performance appraisal या process of performance appraisal या importance of performance appraisal। 2-3 क्वेश्चंस को मिक्सअप करके एक बड़ा क्वेश्चन बना के देंगे जो कि आप 20 नंबर में लिख पाओ। तो आपको सारे ही टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं ताकि किन्हीं भी 2-3 को वो लोग मर्ज करके क्वेश्चन बना के दें तो आपको आता हो। पहला तो बहुत सिंपल है, ब्रीफली डिस्कस द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। मुझे नहीं लगता आप लोगों को समझाने की जरूरत है, आपका कल पेपर है तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। परफॉर्मेंस नहीं पढ़ा तो बिल्कुल जाके पढ़ लेना, एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है आपका। क्योंकि आप अगर नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव भी समझाओगे पेपर में तो पहले एक पैराग्राफ से परफॉर्मेंस अप्रेजल लिखना ही पड़ेगा आपको, तो इसलिए ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना। अगला है आपका ब्रीफली डिस्कस द गोल। वैसे मैंने समझाया नहीं, आपको पता ही होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, कि कोई भी एम्प्लॉय की जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी काम कर रहा है, चाहे अब वो महीने में हो रहा है अप्रेजल या 6 महीने में हो रहा है, नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है साल में होता है। तो पूरे साल में हर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेज किया जाता है। सामने पहले एम्प्लॉय से ही पूछा जाता है कि तुमने पूरे साल क्या काम किया, हमें दो। वो बताता है कि मैंने ये इनपुट्स दिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेरे इनपुट से ये आपका आउटपुट निकला है, ये ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ है। फिर उसके बाद अप्रेज किया जाता है उसको। अप्रेज मतलब चेक किया जाता है कि सही में जो वो बोल रहे हैं वो सच्चा नहीं है। ये मैंने एक वे बताया, ऐसे बहुत सारे तरीके जो आप पढ़ने वाले हैं। तो परफॉर्मेंस मतलब जो भी एम्प्लॉय ने पूरे साल काम किया है वो देखा जाता है। अगर अच्छा काम किया रिवॉर्ड दिया जाता है, अगर कुछ भी काम नहीं किया तो जॉब से निकाल देते हैं कि बैठ के सैलरी ले फ्री की। और ये कल को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करोगे या खुद का स्टार्टअप खड़ा करोगे तो वहां पे भी आपको अपने एम्प्लॉयज का करना पड़ेगा, तो करना चाहिए। तभी पता लगेगा कौन कौन इफेक्टिव पीपल है, कौन कौन नहीं है, कौन आपके ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट दे रहे हैं, कौन फ्री की बैठ के सैलरी ले रहे हैं, जितनी सैलरी मिल रही है उतना आउटपुट नहीं दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्रीफली डिस्कस द गोल्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको। हेल्प सुपरवाइजर टू ऑब्जर्व देयर सबऑर्डिनेट्स मोर क्लोजली एंड डू बेटर कोचिंग जॉब। आप अच्छे से देख सको कि आपके सबऑर्डिनेट्स क्या काम कर रहे हैं, और अगर कहीं पे कुछ दिक्कत है तो आप उनको गाइड कर सको, कोच कर सको। मोटिवेट एम्प्लॉइज बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन हाउ दे आर डूइंग। अगला आप लिख सकते हो प्रोवाइड बैकअप डाटा फॉर मैनेजमेंट डिसीजंस कंसर्निंग मेरिट इंक्रीज, प्रमोशन, ट्रांसफर, डिसमिसल एंड सो ऑन। प्रमोशन में डाटा काम आता है आपका परफॉर्मेंस रिजल्ट का। आपको ट्रांसफर करना है या डिसमिसल करना है तो उन सब चीजों में ये आपके जो परफॉर्मेंस रिजल्ट है हर साल जो हो रहा है एम्प्लॉइज का, वो वहां पे काम आता है। इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट by identifying people with promotion potential, pinpoint development needs। आप अगर बताओ ऑर्गेनाइजेशन को कि मैंने ये इनपुट्स दिए हैं, आप कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, आपको लगता है अच्छा ये एम्प्लॉय इस चीज आज की ये स्किल्स हैं, ये वो इन चीजों में अच्छा है, तो हम उसको उस नए प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। तो वहां पे भी आपका हेल्पफुल होता है। स्टैब्लिश अ रेफरेंस एंड रिसर्च बेस्ड ऑन पर्सनल डिसीजन। आपको पता लगता है कि आपके क्या क्या एम्प्लॉय, कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जो किस किस चीज में अच्छे हैं, जो कि आपको आगे काम आता है। अब जब एचआर प्लानिंग करता है या फिर आप नए प्रोजेक्ट्स लेके आते हो, ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रो होती है, तो किन किन को प्रमोशन देना है, या आपने हैदराबाद में अपने प्लांट्स लगा रखे हैं, आप नए प्लांट दिल्ली सेटअप करने वाले हो, कोलकाता सेटअप करने वाले हो, तो किन आपको 50 में से किन 4-5 लोगों को या 6 लोगों को वहां भेजना है जो जिम्मेदारी ले सकते हैं, चीजों को संभाल सकते हैं।
यहाँ से आप समझ रहे होगे परफॉर्मेंस अप्रेजल कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी। कल को आप किसी हायर अथॉरिटी पे जाते हो या फिर अपना बिजनेस करते हो तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रीफली डिस्कस द नीड्स ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल। मुझे नहीं लगता आप समझाने की जरूरत है, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ ऊपर की 2 क्वेश्चंस में, तो आप समझ गए होंगे। और मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, अगर आप आंसर लिखते हो इसका, ठीक है, तो जो भी आप मतलब आंसर स्टार्ट करोगे नीड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो जब टाइटल लिखोगे एक्सप्लेनेशन से पहले ये बुकिश लैंग्वेज की होनी चाहिए, ट्राई करना, ठीक है। अभी से एक पेपर बना लो जहां पे लिख लो कि नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे बुकिश लैंग्वेज के वन लाइनर ही होते हैं, उनको एक्सप्लेनेशन आप भले ही अपनी लैंग्वेज में करो, वो बुकिश लैंग्वेज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट लिखा तो उसको भी एक्सप्लेन आप अपनी लैंग्वेज में कर लो, लेकिन जो टाइटल्स लिख रहे हो आप कि नीड्स, नीड फॉर, नीड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल या फिर गोल ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो वो आपके बुकिश लैंग्वेज की होनी चाहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। अगला है प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या प्रोसेस होता है? ये एक तरह से कंट्रोलिंग से मैच करता है, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने कंट्रोलिंग पढ़ा है लास्ट MMPC 001 में, तो उनको अच्छे समझ आएगा। तो प्रोसेस क्या है अपना? पहला, स्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। आप पहले स्टैंडर्ड सेट कर दो कि जैसे सेल्स में टारगेट्स दिए जाते हैं एम्प्लॉइज को, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में टारगेट दिया था कि हमें इतने यूनिट्स आउटपुट प्रोड्यूस करना है, जो भी है आपको स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं। अगला, कम्युनिकेट स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। आपको एम्प्लॉय को बताना है कि तुम्हें पूरे साल इतना काम करना है, ये स्टैंडर्ड्स है, ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं और ये एक्सपेक्टेशंस है ऑर्गेनाइजेशन को आपसे, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो ईयरली हो। मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, अब मेजर करो उसको कि आपने जो टारगेट्स दिए थे, जो बनाए हैं, जो टारगेट्स दिए हैं, तो अब ग्राउंड लेवल पे क्या है, फिर कंपेयर करो उनको, कंपेयर विद स्टैंडर्ड्स, देन डिस्कस रिजल्ट्स और प्रोवाइडिंग फीडबैक। अगर यहाँ पे वही डेविएशन वाला टॉपिक आ जाता है जो हमने कंट्रोलिंग पढ़ा है, डेविएशन अगर पॉजिटिव है तो चीजें चलने दो, अच्छी चल रही है, डेविएशन अगर नेगेटिव है तो हमें ये देखना होता है कि करेक्टिव एक्शन लिया जाए, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें कहाँ डिफरेंस आ रहा है, उसके लिए टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट है जो कि आपके प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस रिजल्ट में आते हैं। मैं फिर से वो बोलूंगा कि जो टॉपिक, जो टाइटल्स हैं, ये बुकिश लैंग्वेज में लिखना, एक्सप्लेनेशन भले आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो, एक्सप्लेन थोड़े बड़े करना। इग्नू में मार्क्स बड़े आंसर्स के ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू अगर आप एक पेज में सब समझा दोगे, भले ही अपने बुकिश लैंग्वेज में लिखिए, तो भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैं अपने टाइम पे क्या करता था कि ट्राई करता था कि एक पेज पे 2 ही पॉइंट समझाऊं, फिर अगले पेज पे 2 पॉइंट, फिर अगले, तो ऐसे 3-4 पेज का आंसर बन जाता है आपको। जैसे मेरे को आएगा परफॉर्मेंस एक्सेल, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं आधा पेज पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल पे लिखूं अच्छा खासा, फिर नीचे आधे पेज पे एक पॉइंट या एक पेज पे परफॉर्मेंस अप्रेजल लिख दिया, फिर ये लिखा। तो इससे क्या आंसर बड़ा होता है और मार्क्स ज्यादा आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। अब ये आपको डिफाइन करना है कि आप कितने मार्क्स में कितने पेज का आंसर आप प्रेफर करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें मेरे को लगता नहीं समझाने की कुछ जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत सारी चीजें जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हो। पढ़ लेना अच्छे से, बुकिश लैंग्वेज के टाइटल्स याद कर लेना, जो कि आपके एग्जाम में, वही मैं बता रहा हूँ कि कुछ पेज बना लो, ठीक है, जिनमें आप लिख लो कि इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, यहाँ लिख लिया, ठीक है। मैं किस तरीके से करता, जैसे एक पेज बन गया, इसको 4-5 हिस्सों में बांट लिया, यहाँ पे लिख लिए गोल्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, यहाँ लिख लिए, तो यहाँ पे लिख लिया नीड्स ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रोसेस। तो एक ही पेज पे आपका आधा या एक चैप्टर कवर हो जाता है, फिर उसके बैक साइड में बाकी चीजें लिख ली, ठीक है। किसी अगर अच्छे राइटर ने कोई डेफिनेशन दी है तो वो अच्छे से प्रॉपर्ली लिख ली ऊपर या नीचे कहीं पे, और नाम लिख लिया उनका, ताकि अगर आए तो वो कोट कर दिया एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से आप अभी नोट्स बना सकते हो जो कि आपके एग्जाम के 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले आपको पढ़ना हो तो आप वो याद कर सको। अगला है अपना, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक। काफी ट्रेडिशनल मेथड भी हैं कुछ, और कुछ आपके जो नए मेथड्स हैं, मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न मेथड्स हैं। ट्रेडिशन में क्या क्या आता है, ग्राफ स्केल, रैंकिंग, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, फोर्स चॉइस रेटिंग मेथड, ग्रुप अप्रेजल, नॉमिनेशन, तो ये सब कुछ जो है आपके रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो वो आपके ट्रेडिशनल मेथड में आते हैं। अब मॉडर्न मेथड में क्या आते हैं जो कि नई ऑर्गेनाइजेशन में है, तो जैसे कि आप आजकल सेल्फ अप्रेजल आ रहा है,
ठीक है, सेल्फ कंट्रोल, कि आप खुद ही अपना बताओ कि तो आपने पूरे साल क्या किया। ये आजकल फेसबुक और यहाँ से बहुत निकला है, फेसबुक, गूगल, इन्होंने स्टार्ट किया। बाकी अब इंडियन कंपनीज भी, इवन इवन इंडियन बैंक्स भी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं मेथड को, सेल्फ अप्रेजल वाला। ठीक है, तो पढ़ लेना कि कौन कौन से मेथड्स हैं। डिस्कस द वेरियस प्रॉब्लम्स इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, आपके यूज करते हो उसको, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके कुछ टॉपिक्स हैं। हेलो इफेक्ट हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी, फर्स्ट इंप्रेशन, हॉर्न इफेक्ट, ठीक, और कांस्टेंट एरर्स या रेटिंग एंड लिंकिंग, लाइकिंग डिसलाइकिंग, मिसलेनियस बायस, सोशल डिफरेंशिएशन, स्टीरियोटाइपिंग, रीसेंट इफेक्ट्स, बहुत सारे आपके टॉपिक्स हैं उनमें सॉरी, उनमें से कुछ टॉपिक याद कर लेना। ठीक है, कम से कम 7-8 तो याद कर ही लेना, ताकि आप अच्छा और बड़ा आंसर लिख सको। ऑनगोइंग फीडबैक, मल्टीपल रेटर्स, पीयर इवैल्यूएशंस, तो काफी सारे टॉपिक्स हैं, अच्छे टॉपिक कवर कर लेना। आई होप परफॉर्मेंस अप्रेजल का कवर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो कि हमारा सेकंड है करियर डेवलपमेंट, तो अब करियर डेवलपमेंट का क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने 3 क्वेश्चन लिए करियर डेवलपमेंट के ऊपर। पहला, मीनिंग ऑफ करियर डेवलपमेंट बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग एमबीए कर रहे हो तो अपने करियर में डेवलपमेंट करने के लिए कर रहे हो। लेकिन जब आप जॉब करते हैं तब भी हमारा ऐसा नहीं कि पढ़ाई खत्म हो गई तो करियर डेवलपमेंट नहीं करना है, बिल्कुल करना है। भी आप यहाँ हो तो 3 साल बाद आपको अच्छी जगह पे जाना है, उसके लिए भी आपको करियर में क्या करना है, मतलब आपने एमबीए किया तो अभी क्या कर रहे हो आप, जॉब, जब जॉब लोगे 2 साल 3 साल बाद, जब भी आपकी जॉब लगेगी 2 साल बाद एमबीए के बाद, तो तब आपको करियर डेवलपमेंट में, आप मान लो कि आप एचआर में हो या फिर आप फाइनेंस में हो, तो क्या क्या चीजें, नई नई स्किल सीखोगे तभी आपका डेवलपमेंट होगा, है ना। आप और किस ऑर्गेनाइजेशन में वो भी मैटर करता है। ठीक, तो इसके लिए तो करियर डेवलपमेंट डेफिनेशंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो वो सब अच्छे से कवर कर लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करियर डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। वेरियस कंपोनेंट्स, करियर प्लानिंग और करियर डेवलपमेंट में कौन कौन से चीजें आती हैं उसको कवर कर लेना। अगला है डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ करियर प्लानिंग। ठीक, यहाँ पे कंपोनेंट्स में आप डाल सकते हो करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, करियर प्लानिंग प्रोग्रेस प्रोसेस एंड एक्टिविटीज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, किसके लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए। सॉरी, लिमिटेशंस क्या आती हैं करियर प्लानिंग के अंदर। देखो, करियर प्लानिंग पहले हमने बात की, अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल अच्छा टॉपिक है। करियर डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग अच्छे टॉपिक से, बड़े टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचना चाहिए कि वो कैसे ग्रो करे। सिर्फ ऐसा नहीं कि कंपनी प्रॉफिट में आए, उनके एम्प्लॉयज कैसे ग्रो करें। तभी अगर आप अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचोगे, तभी वो लोग लॉन्ग टर्म तक आपके कंपनी के अंदर रुकेंगे। वरना, जैसे मैंने पहले बताया, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो अच्छा होगा कि आपके यहाँ लोग आएंगे, सीखेंगे और आगे स्विच करके चले जाएंगे। अगर आपका जो एचआर है वो एम्प्लॉयज के करियर प्लानिंग भी करता है, तो लोग लॉन्ग टर्म तक आपके यहाँ रुकने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे कि अब इसमें लिमिटेशंस क्या होती हैं कुछ, कि सब तो अच्छा अच्छा है, अब बुरा क्या लिखे एग्जाम में लिमिटेशन आ जाए तो बिल्कुल लिख सकते हो। जैसे कि अनसुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ये ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। ये फास्ट चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में यूजफुल नहीं होता, वहां पे इनइफेक्टिव होता है लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है, नॉट इफेक्टिव टेक्निक फॉर लो प्रोफाइल एम्प्लॉइज, अनस्किल्ड लेबर होते हैं, लिटरेट लेबर होते हैं, उनके लिए करियर प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेपोटिज्म होता है, प्रमोशंस के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा होता है, रिक्रूटमेंट के अंदर सिलेक्शन और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, तो यहाँ पे जो होता है जो आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयज हैं वो पीछे रह जाते हैं इन सब चीजों के चक्कर में, और जिनका किसी को फेवर मिलता है तो। ठीक, ड्यू टू टेक्निकल चेंजेस, अगर इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं बहुत ज्यादा और एडवांसमेंट आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था किसका, कंप्यूटर्स का। जब कंप्यूटर्स आए थे तो लोगों ने उस टाइम पे उसे करियर प्लानिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखा था, लोगों ने क्या देखा था कि ये हमारी जॉब खाएगा कंप्यूटर। लेकिन आज के टाइम क्या है कि छोटे बच्चों को ही बोलता है कि बेटा कंप्यूटर सीख ले, आगे नौकरी इसी में है। कंप्यूटर नहीं आएगा तो जब किसी भी सेक्टर में जाओगे तो आप जॉब अच्छे से नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट आज के टाइम में कंप्यूटर सीखना। जिस तरीके से अब आजकल एआई आ रहा है, लोग उससे बहुत डर रहे हैं कि एआई जॉब खा जाएगा, लेकिन अब नहीं पता कि 4 साल 5 साल बाद एआई हमारे लिए यूजफुल होने वाला है या किस तरह की चीजें काम करने वाला है। लेकिन अगर आपको करियर प्लानिंग करनी है तो आप सबको पता है कि एआई आने वाला है, तो पॉजिटिव चीज क्या है कि आप करियर प्लानिंग करो, एआई को सीखो, दूर भागने चीज सॉल्व थोड़ी होंगी। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनकी करियर प्लानिंग के लिए एआई सिखाओ, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म सिखाओ उनको। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग? बिल्कुल मैंने बताया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल से आएगा। इस यूनिट से परफॉर्मेंस अप्रेजल और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को स्किप मत करना, दोनों से एक क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में। तो पहला है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग, डिस्कस इट्स नीड्स एंड इंपॉर्टेंस। मुझे नहीं लगता ये समझने की जरूरत है, ट्रेनिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, उसकी जो भी नीड है, इंपॉर्टेंट है, वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी, ठीक है। जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, जैसे कंप्यूटराइजेशन हो गया या भी एआई आ रहा है या कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गया, किसी भी तरह का चेंजेस होते हैं, तो वो अडेप्ट करने आने चाहिए एम्प्लॉयज को, ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी, ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है, टू मैच एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन विद द जॉब रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, चेंज इन द जॉब असाइनमेंट्स। तो ये सब चीजें क्या है, नीड्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करना, इंपॉर्टेंस क्या होता है, इंप्रूव द कंपिटेंसी ऑफ एम्प्लॉयज, lot of benefits to the employee, such improvement in efficiency, effectiveness, development of self confidence, self management, stability and progress of the organization, improve the quality and reduce the wastage। तो ये सब क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग से जो चीजें हम ऑर्गेनाइजेशन को ला सकते हैं। अगला है मेथड्स क्या क्या है डिटरमाइनिंग द ट्रेनिंग नीड्स। ट्रेनिंग की नीड्स के लाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। एनालाइज एन एक्टिविटी ऑफ एन एक्टिविटी, प्रॉब्लम, बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, बजिंग, कार्ड सॉर्ट, चेकलिस्ट, कंपैरिजन, कॉन्फ्रेंस, काउंसलिंग, इनफॉर्मल टॉक्स, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इनको कवर कर लेना है टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। व्हाट आर द सोर्सेज कैन बी यूज आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स। आपकी ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज अच्छे होते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस रिव्यू रिपोर्ट हो गया, पोटेंशियल अप्रेजल हो गया, जॉब रोटेशन हो गया, कि आप एक जॉब रोटेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, सोर्स है ट्रेनिंग का। कैसे कि कुछ कंपनीज क्या करते हैं, जब वो एमबीएस हायर करते हैं, एमबीएस आप चाहे आईएम से हो, आईएम वाले, एक मैंने इंटरव्यू देखा था किसी आईएम वाले ने बताया था, उन्होंने आईएम से हायर किया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि अब वो एमबीए ग्रेजुएट है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उन्हें पूरा एक साल अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कराया, एक महीना फाइनेंस में, एक महीना आपका सेल्स में, एक महीना मार्केटिंग में, एक महीना आपका मैन्युफैक्चरिंग में। तो इस तरीके से उन्हें अकाउंट्स सब जगह पे एक एक महीना बिठाया। अब क्या हुआ, एक साल बाद उस बंदे को या जो भी एम्प्लॉय है, उनको ये पता लग गया कि हर डिपार्टमेंट में काम कैसे होता है। ये कहां से है, जॉब रोटेशन से, ठीक है। उनको पूरे महीना एक साल जॉब रोटेट की उनकी। अब शुरू में लगेगा यार पिछले महीने तो मैंने यहाँ काम किया था, ये सिखा रहे, अरे यार अब इस महीने ये नया काम दे दिया, अरे इस महीने नया काम दे दिया, लेकिन वो क्या कर रहे थे, उनको आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है कि वो एक साल में उन्हें सब पता लग गया कि हर डिपार्टमेंट में क्या क्या किस तरीके से काम होता है, क्या काम होता है, क्या क्या लूप होल हो सकते हैं। तो अब आपको बड़े मैनेजमेंट के लिए, टॉप मैनेजमेंट के लिए, मिडिल मैनेजमेंट के लिए अगर आपको एम्प्लॉय सेट करने हैं, बैठाने हैं, उनको ट्रेन करना है, तो बहुत अच्छा तरीका है और शॉर्ट स्पैन में आप उनको फ्रेशर्स को ट्रेन कर सकते हो इस तरीके से जॉब रोटेशन से, ठीक है। एक कंटिन्यूइंग एजुकेशन जो कि सोर्स हो सकता है ट्रेनिंग नीड्स का। अगला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वन मे कीप इन द माइंड व्हाइल डिजाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। अगर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम सेट करना है तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है आपको। ऐसे क्वेश्चन जिनको को बड़े पसंद आते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करे। साइजेबल नंबर ऑफ पीपल, कि कितने लोगों को आपको ट्रेनिंग कराना है। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 लोग हैं, तो आप क्या करोगे, उन 10,000 लोगों को पहले डिवाइड करोगे कि किन को जो कौन कौन से जो सेम ग्रेड में है उनको सेम ट्रेनिंग देनी है। कि मान लो 5,000 लोग तो आपके लोअर लेवल में हो गए, शायद 5 का मतलब 8,000 तो लोअर में होंगे, फिर मिडिल में होंगे 1,000, 1,500, फिर 500 लोग टॉप में होंगे, ठीक। ये 500 ने ज्यादा बोल दिए, या 1,800 कर लो या 200 कर लो। तो अब इनमें भी बाइफरकेट करो कि सेल्स वालों को अलग ट्रेनिंग देनी है, मैन्युफैक्चर वालों को अलग ट्रेनिंग देनी है, टेक्निकल वालों को अलग ट्रेनिंग देनी है। उससे क्या होगा, आपको साइज पता लगेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का, ठीक, और उससे आप उनको अच्छे से ट्रेन कर पाओगे। अगला यहाँ पे मतलब, और ये इस प्रोसेस से आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉस्ट कटिंग कर सकती है, मतलब चीजों को कम कॉस्ट में एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है। आपको टेक्निकल वालों को आपने 2 दिन के लिए अलग से उनको सिर्फ ट्रेनिंग के लिए अलग से बुला लिया और 2 दिन की अच्छी सी ट्रेनिंग दी, फिर यहाँ प्रोडक्शन वालों को अलग से ट्रेनिंग दी, फाइनेंस वालों को अलग से ट्रेनिंग दी, तो इस तरीके सेल्स वालों को। तो ये एक बेटर तरीका होता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का।
ठीक है, न्यू सिस्टम अगर कंपनी में इंट्रोड्यूस होता है या आपकी जो भी फील्ड है उसमें आता है तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, वरना आप मार्केट में पीछे रह जाओगे। टेक्निकल स्किल्स वेर पॉसिबल आप एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, आपको जो एम्प्लॉयज हैं स्पेसिफिकली जो मिडिल और टॉप लेवल के एम्प्लॉयज हैं उनको आपको बाहर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के साथ भी एग्जीक्यूटिव के साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट करें, एम्प्लॉयज से इंटरेक्ट करें और देखें कि क्या क्या नई नई चीजें मार्केट में आ रही है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सके बाहर से लाके। ठीक है, नए आइडिया जनरेट हो बाकी लोगों को देख के कि बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या है इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के, इजी है कर लेना। वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। ऑन द जॉब मेथड, ऑफ द जॉब मेथड, ये ट्रेनिंग उसमें स्टाफिंग में कराया हुआ है ऑलरेडी MB01 में, फिर भी बता देता हूँ। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपका क्या क्या आता है, जॉब रोटेशन, कोचिंग, जॉब इंस्ट्रक्शन, कमिटी असाइनमेंट्स या इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब में क्या आता है, ऑफ द जॉब में आपका आता है केस स्टडी मेथड, इंसिडेंट मेथड और रोल प्ले, इन बास्केट मेथड, बिजनेस गेम्स, ग्रिड ट्रेनिंग, लेक्चर्स। ठीक है, तो ये सब टॉपिक आते हैं आपके ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह सब। अगला है डिस्कस अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग एंड सम इंपॉर्टेंट इश्यूज इन ट्रेनिंग। तो इजी है, कुछ ज्यादा है नहीं। इवैल्यूएशन में क्या आता है, मेन क्लाइंट हो गया या डायमेंशन ऑफ इवैल्यूएशन, एरिया ऑफ इवैल्यूएशन की कहाँ पे आपको इवैल्यूएट करना है, किस किस चीजों को इवैल्यूएट करना है। ठीक, लर्निंग क्या दी आपने एट द एंड, जॉब बिहेवियर में उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, ऑर्गेनाइजेशन को क्या इंपैक्ट पड़ा, अल्टीमेट वैल्यू क्या है आपका ट्रेनिंग का। तो इस तरीके से आप ट्रेनिंग को इवैल्यूएट कर सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग में खर्चा तो बहुत करे लेकिन आप उसको इवैल्यूएट ही नहीं करते कि ट्रेनिंग से कितना हेल्प मिला ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि क्या क्या इश्यूज क्रिएट, क्या क्या इश्यूज फेस करने होते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग क्या है, अब ट्रेनिंग आप थोप नहीं सकते किसी के अंदर, किसी के एम्प्लॉयज के ऊपर। वहां पे आपका सेल्फ इनिशिएट होना चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयज के अंदर होना चाहिए कि हमें कुछ नया सीखना है। ठीक है, आपको प्री ट्रेनिंग वर्क करना है, पोस्ट ट्रेनिंग वर्क करना है, जैसे मैंने बताया पोस्ट इवैल्यूएशन करना है आपको कि कितना हेल्पफुल रहा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रेनिंग कंसेप्ट्स, तो काफी चीजें आती है जो कि आपको इश्यूज क्रिएट करते हैं ट्रेनिंग के अंदर, आपको ध्यान रखना होता है ताकि आपका ट्रेनिंग जो है, जो कि अपना कॉस्ट खर्च कर रहे हो, जितना टाइम लगा रहे हो, उसके लिए अलग से एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, तो वो इफेक्टिव रहे। ऐसा ना हो कि पेपर वर्क में चीजें हुई लेकिन एम्प्लॉयज तक वो चीज नहीं पहुंची, आपने खर्चा भी किया लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं निकला। ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अच्छे से कवर कर लेना, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक, अगला है अपना कंपेंसेशन एंड रिवॉर्ड्स, जो आपका लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का, कंपेंसेशन एंड रिवॉर्ड। तो 3 क्वेश्चन मैंने कंपेंसेशन के ऊपर लिया है, एक रिवॉर्ड के ऊपर लिया है। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय कंपेंसेशन एंड हाउ कंपेंसेशन फंक्शन कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में उनको ऐसे क्वेश्चन देने पसंद है। यहाँ पे आपने उन्होंने पूछ भी लिया कि कंपेंसेशन मैनेजमेंट क्या है और वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को। ठीक है, तो मैं अगर इसका आंसर लिखता तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहले एक पेज तो कंपेंसेशन मैनेजमेंट के ऊपर लिखता। अगर आपको नहीं आता तो मतलब आपने टॉपिक नहीं पढ़ा। तो जब आपके पास चैप्टर ही कंपेंसेशन मैनेजमेंट के ऊपर है एंड रिवॉर्ड के ऊपर है, तो आप कैसे बोल सकते हो आपने टॉपिक नहीं पढ़ा? तो फिर आप में ही कमी है कहीं ना कहीं। तो उस चीज का ध्यान रखो, टॉपिक्स को पढ़ के जाना ताकि आपका लिखने के लिए मटेरियल हो। लिखने के लिए मटेरियल नहीं होगा तो आप आंसर लिख के भी आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगला है कंपेंसेशन फंक्शन। समझिए कि कंपेंसेशन सैलरी वगैरह एम्प्लॉयज को देना। ठीक है, तो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फंक्शन जैसे कि आपको अट्रैक्ट क्वालिफाइड पर्सनल, आपको नए, ऐसा तो है नहीं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं आपको जिंदगी भर उनसे काम करना है, नए भी एम्प्लॉयज लाने हैं। तो अगर आपको हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी कंपेंसेशन पॉलिसी अच्छी रखनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ऑफरिंग अ हायर लेवल पे टू कैन अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल, है ना, एप्लीकेंट्स, हेल्प टू रिटेन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज। अगर आपकी कंपेंसेशन पॉलिसी अच्छी नहीं होगी तो लोग छोड़ के दूसरी कंपनी में लेंगे। तो आपको टर्नओवर रिड्यूस करना है, एम्प्लॉय टर्नओवर, तो आपको अपनी कंपेंसेशन पॉलिसी अच्छी रखनी है। मोटिवेट एम्प्लॉय, यूज मॉनेटरी इंसेंटिव टू मोटिवेट देम और टू रिटेन देम। ठीक है, अगला है आपका ब्रीफली डिस्कस अबाउट द कंपेंसेशन पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें आप बता सकते हो कि क्या क्या कंपनसेशन पॉलिसी है, कि आपके जो जॉब की वैल्यू है वो मैच होना चाहिए, जो आपका वेज रेट है वो आपका अच्छा होना चाहिए, फुल अर्निंग पोटेंशियल होना चाहिए, रीजनेबल प्रैक्टिस होना चाहिए, एंश्योर द शेयर इन द कंपनीज प्रॉस्पेरिटी एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज एफिशिएंसी।
ऑब्जेक्टिव में क्या क्या बोल सकते हो आप कि आपका टू एनेबल द एम्प्लॉय टू अर्न अ गुड एंड रिजनेबल सैलरी ऑफ वेज, है ना। उसके अलावा टू पे इक्विटेबल सम अप टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स अवॉइडिंग एनॉमलीज, टू रिवॉर्ड एंड एनकरेज हाई क्वालिटी वर्क एंड आउटपुट, ये तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू एनकरेज एम्प्लॉयज टू डेवलप बेटर मेथड्स ऑफ वर्किंग एंड देयर एक्सेप्टेंस, टू डिस्करेज a wastage of material equipment, to encourage employees to use their initiatives and discretion, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो कि एक कंपनसेशन पॉलिसी में होनी चाहिए और उसके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। अगला दिया हुआ है एक्सप्लेन, ब्रीफली एक्सप्लेन द इंडियन कंपनसेशन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप बता सकते हो कि जैसे कि बेसिक क्या क्या होता है कंपनसेशन में। आपकी बेसिक सैलरी होती है, उसके अलावा डीए डे अलाउंस होता है, ओवर टाइम होता है, और उसके अलावा ग्रेच्युटी, ठीक है, उसके अलावा आपके एनुअल बोनस, ठीक। तो ये सब चीजें आपके इंडियन कंपनसेशन स्ट्रक्चर में है, एक बार पढ़ लेना, और भी टॉपिक्स होंगे तो उसमें ऐड कर देना। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट डू यू मीन बाय रिवॉर्ड सिस्टम, डिस्कस इट्स कंसेप्ट। तो रिवॉर्ड, अब मुझे लगता नहीं आपको समझाने की जरूरत है, आप लोगों को पता होगा रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है, कि किसी ने अच्छा काम किया तो उसको रिकॉग्नाइज करना है ना। तो इससे क्या होता है, इससे आपका अट्रैक्शन एंड रिटेंशन, कि नए एम्प्लॉय अट्रैक्ट होते हैं और रिटेन होते हैं जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है। आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, फॉरेन टूर देती हैं एम्प्लॉयज को, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, या वाला हफ्ते के लिए, 3-4 दिन के लिए फॉरेन टूर्स उनके ऑर्गेनाइज कराती है, ठीक है। एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने रिसेंटली क्या किया था लास्ट ईयर, कि जो भी उनके टॉप एम्प्लॉयज थे, टॉप एम्प्लॉयज बोलो जिन्होंने, जो उनको टारगेट्स दिए गए थे उन्होंने अचीव किए थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको फॉरेन टूर ऑफर किया। ऑफर क्या किया मतलब प्रोवाइड ही किया हफ्ते के लिए, और वहां पे जाके उनकी वाइफ से उनको रिवॉर्ड दिया गया, सर्टिफिकेट दिए गए, फैसिलिटेट किया गया। तो ये क्या होता है, इन सब चीजों से जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं वो थोड़ा बेटर फील करते हैं, उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे बारे में सोच रहा है, हमारे लिए कुछ कर रहा है, ठीक है। उनके फैमिली मेंबर्स को भी लगता है कि हाँ हमें फॉरेन टूर कराया है, ठीक है, हमें मतलब अवार्ड दिया गया मेरे हस्बैंड को, तो हमारे मतलब फैमिली मेंबर अच्छी कंपनी में है, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो वहां पे रिटेंशन तो होता है, साथ में आप अट्रैक्ट भी करते हो नए एम्प्लॉयज को, ठीक है, मोटिवेट करते हो उनके गुड परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस आउटकम एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाती है नए एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है, एफर्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, इंप्रूव ऑन स्किल्स एंड नॉलेज। तो अब जो बाकी एम्प्लॉयज होंगे उनको भी लगेगा नेक्स्ट ईयर हमें भी जाना है, तो उनको भी इस कैटेगरी में आना है, तो वो भी अपनी स्किल्स बढ़ाएंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे उस कैटेगरी में आने के लिए, है ना। क्रिएटिव पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, वहां पे पॉजिटिव कल्चर क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से आप भी ग्रो करोगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी और आपके एम्प्लॉय भी ग्रो करेंगे। तो अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, ठीक है, अपने बेसिक अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनको रिटेन करने के लिए और नए अट्रैक्ट करने के लिए। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो बाकी दोस्त एमबीए में एनरोल हैं उनको वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनके लिए भी एग्जाम में हेल्पफुल हो पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।